Namaskar, myself Dr. Deepti Bish, Professor, काय चिकित्सा, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा फैकल्टीज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है रक्तपित्त। आज हम रक्तपित्त के विषय में विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें उसके निदान, भेद, लक्षण, संप्राप्ति, चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा वर्णन, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक रक्तपित्त। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रक्तपित्त मतलब रक्तयुक्तम पित्तम, रक्तपित्तम या फिर रक्त दूषित पित्तम रक्तपित्तम, यानी कि रक्त का दूषित पित्त के द्वारा दूषित होना, अर्थात पित्त का रक्त के द्वारा दूषित होना ही रक्तपित्त है। आयुर्वेद ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। मूलतः ये एक रक्तज विकार है, जिसमें दूषित पित्त से रक्त दूषित होकर के शरीर के किसी भी मार्ग से जब बाहर निकलता है, चाहे वो ऊर्ध्वगत मार्ग हो या अधोगत मार्ग हो, तो उसे रक्तपित्त कहा जाता है। इसमें खासियत रक्तपित्त रोग की यह है कि बिना किसी बाहरी आघात के, यानी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं होती। जो भी रक्तस्राव होता है उसके कारण आभ्यंतर ही होते हैं, और यह रक्तस्राव क्षय रोग, क्षीण रोग, यक्ष्मा, रक्ताश, रक्त अतिसार, जितने भी ये हमारे डिजीज हैं, जितने भी हमारी ये व्याधि हैं, उनसे काफी डिफरेंट है। इसमें सामान्य रक्त का स्राव नहीं होता है स्थानीय कारण से, ठीक है, और दूषित रक्त का स्राव इससे नहीं होता है। बेसिकली रक्त की ही वृद्धि होती है और सार्वदेहिक रोग इसे माना गया है। अगर हम देखें तो बेसिकली देयर इज विसेशन ऑफ टू बॉडी एलिमेंट्स, मेनली रक्त एंड पित्त, और रक्त और पित्त दोनों स्वभाव से समान धर्मी होने के कारण एक आश्रय और आश्रयी रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी यदि आप पित्तवर्धक निदानों का प्रयोग करेंगे, पित्तवर्धक आहार विहारों का प्रयोग करेंगे, तो वो अल्टीमेटली जाकर के रक्त धातु की भी वृद्धि करेगा। इस प्रकार इस रोग में जो है रक्त वह स्रोतोदृष्टि होने लगती है, ठीक है, और रक्त अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के कारण बढ़ने लगता है, और जब ये मात्रा में अधिक हो जाता है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों द्वारा, स्किन पोर्स के द्वारा, ऊर्ध्वगत मार्ग के द्वारा, अधोगत मार्ग के द्वारा इसका निस्सरण होने लगता है। ना सामान्य निदान, इसके निदान क्या क्या है? निदानों पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहता है और रक्त पित्त आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये जो रक्त पित्त है आपका प्लीहा और रक्त को भी आश्रय करके रहता है, और हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपके रक्तवाही स्रोत है उनका मूल यकृत और प्लीहा रोग ही है, ठीक है। तो यकृत और प्लीहा में आश्रय भाव करके ये रहता है। निदान, आहारज निदान, विहारज निदान और मानस निदान। आहारज निदान में यदि आप अम्ल, लवण, कटु रसों का अत्यधिक सेवन करेंगे, या फिर विदाही अन्न, तीक्ष्ण, उष्ण या क्षार गुण प्रधान अन्न का अत्यधिक सेवन करेंगे। विहार में आतप, व्यायाम, व्यवय, अध्व, इन जिन सभी गुणों से पित्त दुष्ट होता है वो रक्तपित्त के निदान कारण बनते हैं। उसी तरह से शोक और कोष, ये जो है रक्तपित्त के निदानों में माने गए हैं। संप्राप्ति, संप्राप्ति जैसे कि आप जानते हैं, हेतुर्भि समुत्क्लिष्टं पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदिशां तस्य ऊष्मणां द्रवो धातुर्धातुः प्रसिच्यते सिद्धं तस्तेन समृद्धि भूयस्तत् अधिगच्छति। मतलब पित्त प्रकोपक निदानों के सेवन से पित्त का प्रकोप होता है, और यही पित्त प्रकोपित होकर रक्त को जाकर दूषित करता है, रक्तवाही स्रोतों में जाकर आश्रित हो जाता है। रक्तवाही स्रोत से हमारे यकृत और प्लीहा, यहीं पर रक्त दुष्टि होकर के जो स्रोत हैं उनको ब्लॉक कर देता है, या स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। उसी तरह से रक्त और पित्त के दूषित होने के कारण उष्ण, द्रव और तीक्ष्ण गुणों की वृद्धि होने लगती है। रक्त अपने प्रमाण से बढ़ने लगता है, और जब ये अपने प्रमाण से बढ़ने लगता है तो वह विभिन्न धमनियों, रोमकूपों के द्वारा
ऊर्ध्व मार्ग, अधोमार्ग या उभय मार्ग से निःसृत होने लगता है, निकलने लगता है। इसी संप्राप्ति के आधार पर रक्तपित्त के ऊर्ध्व, अधोग और उभय मार्ग, ये 3 प्रकार के भेद भी माने गए हैं। लक्षण, सबसे पहले वातिक रक्तपित्त का अगर हम लक्षण देखें, इसमें वात गुण प्रीडोमिनेंट होगा, जिसमें जो रक्त का जो वर्ण होगा, जो निकलने वाला रक्त है उसका वर्ण श्याव, अरुण, सेन युक्त, तनु, रुक्ष, इस तरह के उसमें लक्षण पाए जाएंगे। और यदि पित्तज रक्तपित्त है तो उसमें कषाय वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, गौमूत्र के समान या फिर ग्रह धूमवत या फिर अंजन के समान डार्क ब्लैक कलर का रक्त निकलता हुआ मिलेगा। उसी तरह से अगर कफज रक्तपित्त के लक्षण देखें तो इसमें जो रक्त निकलने वाला जो रक्त है वो सांद्र होगा, मतलब विस्कस होगी उसकी कंसिस्टेंसी, कलर उसका पांडु होगा, स्नेह युक्त होगा और पिच्छिल होगा, यानी कि देयर विल बी ग्रीसीनेस, स्टिकीनेस एंड येलोइशनेस इन ब्लड। सन्निपातज रक्तज में जब सारे तीनों दोष मिलकर के जो दोषज रक्तपित्त से बनाएंगे तो उसमें तीनों ही दोषों के हमें मिले जुले लक्षण दिखाई देंगे। उसके अलावा द्वंद्वज रक्तपित्त है, जब 2 दोष कंबाइन होंगे तो उनके जो है लक्षण जो भी है, जिनमें जो दोष का प्राधान्य होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लक्षण मिलेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया 3 टाइप के रक्तपित्त माने गए हैं, ऊर्ध्व, अधोग और उभय मार्गी, और इन्हीं 3 भेदों के अकॉर्डिंग उनकी चिकित्सा भी आगे प्लान की जाती है। तो चिकित्सा सूत्र में जाने से पहले थोड़ा सा जो रक्तपित्त के जो दोषों की जो गतियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ऊर्ध्व रक्तपित्त अगर होगा तो उसके लक्षण क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त होगा तो उसमें कफ संश्लिष्ट होगा, यानी कफ उसमें मिला हुआ होगा, तो इसके जो लक्षण मिलेंगे ऊर्ध्व रक्तपित्त के वो होंगे मुख, नासिका, नेत्र और कर्ण से रक्त की प्रवृत्ति, यानी ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, नोज, ईयर्स एंड आई। उसी तरह से जो स्रवित रक्त है वो स्निग्ध होगा, पिच्छिल होगा, सांद्र होगा, पांडुवर्ण का होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। यदि अधोग रक्तपित्त होगा, क्योंकि अधोग रक्तपित्त है तो इसमें वात का अनुबंध होता है, तो वात का अनुबंध होने से जो उसमें लक्षण मिलेंगे उसमें ब्लीडिंग मिलेगी पर एनस, पर वेजाइना और थ्रू यूरिनरी सिस्टम। उसी तरह से जो स्रवित रक्त होगा उसका वर्ण श्याव, अरुण, तनु और फेनिल होगा, जो कि वात के गुण होते हैं। और उभय मार्गीय रक्तपित्त के लक्षण देखें तो उसमें उदय या अधोमार्ग या दोनों मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होगी। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स या रोमकूपों के द्वारा भी रक्त की प्रवृत्ति मिलेगी, और जो रक्त स्रवित होगा वो श्याम, स्निग्ध, पिच्छिल, तनु, फेनिल वर्ण का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी साध्यता और असाध्यता की, जिसके बेस पे हम इनका चिकित्सा निर्धारण करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो साध्य रक्तपित्त होता है वो मुख्यतः एक दोषज अगर रक्तपित्त हो, यानी कि उसमें एक ही दोष का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो साध्य माना जाता है। दूसरा, ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य माना जाता है। उसका कारण ये है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में जैसा कि हमने बताया पित्त का कफ के साथ संसर्ग होता है, और जो इसका चिकित्सा सिद्धांत है प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते, यानी रक्तपित्त की चिकित्सा यदि प्रतिमार्ग से की जाए, यानी अपोजिट मार्गों के द्वारा की जाए तो वो चिकित्सा फलवती होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसकी चिकित्सा अधोमार्ग हरण के द्वारा होगी, यानी विरेचन के द्वारा होगी। और जैसा कि हम जानते हैं पित्त दोष के शोधन में विरेचन सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, तो विरेचन के द्वारा इजीली दूषित पित्त और रक्त बॉडी से निकल जाएंगे और ऊर्ध्व रक्तपित्त का वेग शीघ्रता से रुक जाता है, इसलिए इसको साध्य माना गया है। उसके अलावा क्योंकि ऊर्ध्व रक्तपित्त में पित्त और कफ दोनों का संसर्ग होता है, और हमारे पास पित्त और कषाय 2 रस ऐसे हैं जो कफ का भी शमन करते हैं और पित्त का भी शमन करते हैं, तो यदि हम संशमन औषधियों का प्रयोग करें जो कि पित्त और कषाय रस प्रधान है तो वो रक्त को और पित्त को दोनों को शमन करेंगे। उसके अलावा यदि रोगी बलवान है तो भी रक्तपित्त साध्य माना जाता है, यदि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उपद्रव नहीं है, तो भी रक्तपित्त साध्यता की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं याप्य रक्तपित्त की। याप्य रक्तपित्त
में अधोग रक्तपित्त को याप्य माना जाता है। याप्य रोग का मतलब है कि रोग को रोग की यदि हम चिकित्सा करते रहें, पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहें और उसको समय-समय पर औषधियाँ ठीक प्रकार भली-भांति देते रहें, उसका बल, उसकी आयु, उसका वर्ण, इन सब चीज़ों की हम समय-समय पर परीक्षा करके उसको स्टेबलाइज करते रहें, तो वो यापिस श्रेणी में आता है। यानी कि वो साध्य तो नहीं होता है, लेकिन हम पेशेंट की कंडीशन को और ज़्यादा डेटेरियोरेट होने से रोक सकते हैं। वो अपने सामान्य जीवन जी सकता है। ये याप्य रोग होता है। तो अधोग रक्तपित्त याप्य माना जाता है। इसका कारण ये है कि अधोग रक्तपित्त में वायु संश्लिष्ट होती है साथ में। और अधोग रक्तपित्त की हम प्रतिमार्ग हरणम द्वारा चिकित्सा करें तो अधोग रक्तपित्त में हमें वमन कराना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि वमन कफ के लिए सर्वश्रेष्ठ संशोधन चिकित्सा है, वात के लिए नहीं। वमन कराने से वात की वृद्धि ही होती है, इसलिए यह रोग जो है याप्य की श्रेणी में आता है। उसके अलावा केवल मधुर रस ही एक ऐसा रस है जो कि वात का शमन करता है और पित्त का शमन करता है, इसलिए हमारे पास जो है संशमन औषधियाँ भी कम मात्रा में है, तो ये याप्य की कैटेगरी में आता है। असाध्य रक्तपित्त की कैटेगरी में जो रक्तपित्त आता है वो उभयमार्गी रक्तपित्त होगा, त्रिदोषज रक्तपित्त होगा और जिसमें रोगी का बल बहुत ही क्षीण होगा, जिसमें हम कोई संशोधन चिकित्सा ना करा सके। मंदाग्नि अगर उसमें हो, वेग उसका अत्यंत तीव्र हो, तो ये रक्तपित्त असाध्य माना जाता है। उसी तरह से उपद्रव की बात करें तो रक्तपित्त में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आप रक्तपित्त को थोड़ा मॉडर्न की तरफ से समझना चाहें तो हम इसको जो विभिन्न हमारे पास हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। जब हम उनका डिस्कशन करेंगे तो उस समय रक्तपित्त के साथ मिलाते हुए उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें केवल रक्तपित्त की ही संप्राप्ति, चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा की ओर ध्यान देना है। ठीक है, तो उपद्रव इसके क्या क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। सिमिलरली जब बॉडी से ढेर सारी मात्रा में रक्त का निर्गमन होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट पांडु होगा, मूर्छा होगी, फिर प्रदेश में पीड़ा, तृष्णा, अतिसार, अविपाक, भक्त द्वेष, अरुचि, दौर्बल्य, श्वास, कास, ज्वर, वमन, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आचार्य ने बताए हैं। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। चिकित्सा में सबसे पहले इसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है। आचार्य वाग्भट ने क्लियर कट ये बात कही है कि चिकित्सा के दौरान निदान यानी कि उसके कारण, रक्तपित्त के कारण उसमें होने वाले दोषों की गति, उनका बल, जो व्याधि है उसका बल, देश, काल और रोग अवस्था, इन सब का विचार करके हमें उस रोगी का लंघन, रंगन, शोधन या शमन, ये चिकित्सा प्लान करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि रक्तपित्त में हम शोधन चिकित्सा भी कर सकते हैं और शमन चिकित्सा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राजयक्षमा में हमें शोधन चिकित्सा अलाउ नहीं होती क्योंकि उसमें रोगी का बल बहुत क्षीण होता है, जबकि रक्तपित्त में हम रोगी के बल के अनुसार संशोधन या संशमन चिकित्सा को कर सकते हैं। इसमें चिकित्सा सूत्र में जो हमें चिकित्सा करनी है, संशोधन चिकित्सा की अगर हम बात करें तो जो रक्तपित्त का सिद्धांत है प्रतिमार्गम हरणम, वो हम फॉलो करेंगे। यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसमें विरेचन करवाएंगे, अगर अधोग रक्तपित्त है तो उसमें वमन कराएंगे। लेकिन संशोधन चिकित्सा तभी होगी जब रोगी का बल अधिक होगा, रोगी बलवान होगा, रोगी क्षीण ना हो, तभी हम उसको संशोधन चिकित्सा करवाएंगे। उसके अलावा संतर्पण से उत्पन्न रक्तपित्त और बलवान रोगी में हम जब ये सब कर्म कराएंगे तो उसको फायदा ही होगा और विपरीत मार्ग से संशोधन कराने से रक्तस्राव की प्रवृत्ति रुक जाएगी। अब हम बात करते हैं संशमन चिकित्सा की। संशमन चिकित्सा में सबसे पहले निदान परिवर्तन, यानी कि वही सब कारण जिनकी वजह से रक्त या पित्त दूषित हो रहा है, उन निदानों का परित्याग करना चाहिए। दूसरा, मल, यदि रोगी का मांस और बल क्षीण ना हो और वो ठीक भली प्रकार से उसकी एपेटाइट, डाइजेस्टिव या उसकी अग्नि ठीक हो, तो जो उसका बढ़ा हुआ रक्तपित्त है उसे प्रारंभ में नहीं रोकना चाहिए, यानी कि स्तंभन नहीं करना चाहिए। आचार्य ने क्लियर कहा है कि बलवान रोगी में स्तंभन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो दूषित हुआ रक्तपित्त जो बॉडी से निकल रहा है उसे निकलने देना चाहिए। लेकिन अगर रोगी क्षीण है तो हमें उसको स्तंभन
क्रिया देनी पड़ेगी। बलवान होने पर हम उस रक्त को रोकेंगे नहीं। उसके अलावा अगर रक्त पित्त में आम दोष भी सम्मिलित है तो उसमें सर्वप्रथम हमें पाचन करना पड़ेगा, और पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो प्रक्रिया है वो है लंघन क्रिया। तो लंघन के द्वारा हमें प्रारंभ में रक्त पित्त के रोगी का जो है पाचन करवाना पड़ेगा। उसी तरह से यदि ऊर्ध्व रक्तपित है तो उसमें हम लंघन करवाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ऊर्ध्व रक्तपित में कफ का संश्लेषण होता है, तो वहां पे लंघन जो है कफ का विनाश करेगा। अधोग रक्तपित में क्योंकि वायु संश्लिष्ट होती है तो वहां पे हमें तर्पण कराना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ऊर्ध्व रक्तपित में लंघन और अधोग रक्तपित में तर्पण, क्योंकि ऊर्ध्व रक्तपित में कफ का अनुबंध होता है। उसी तरह से जो अधोग रक्तपित है तो उसमें लंघन या तर्पण कराएंगे, और तर्पण के बाद अधोग रक्तपित में पेय दी जाती है, जबकि ऊर्ध्व रक्तपित में लंघन के पश्चात तर्पण किया जाता है। तो तर्पण का मतलब है कि जब हम उसका लंघन करेंगे तो उसमें बल क्षीण हो जाएगा, रोगी बहुत कमजोर हो जाएगा, तो उसके बल के वर्धन के लिए हमें उसे तर्पण औषधियां देनी पड़ेंगी, जैसे कि आप द्राक्षा दे सकते हैं, दुग्ध, मांस रस, दालें, अम्ल पदार्थ, ये सारे जो औषधियां, ये सारे जो भोज्य पदार्थ हैं, ये सब इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, बहुत आसानी से पच जाते हैं, तर्पणकारी होते हैं, शीघ्रता से रस आदि धातुओं का निर्माण करते हैं और इस तरह से रोगी को हेल्प करते हैं। तो हमने सिद्धांत, चिकित्सा सिद्धांत अपना यही बताया है। जो हमें मुख्य पॉइंट याद रखने वाले हैं वो है रोगी की संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा। ठीक है, संशोधन चिकित्सा में प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा का सिद्धांत फॉलो करना है, जो बलवान रोगी में ही किया जाएगा। और संशमन चिकित्सा है, इसमें संतर्पण या अपतर्पण चिकित्सा करनी है, लंघन और तर्पण के द्वारा। जो इसमें आहार द्रव्य और जो औषधि द्रव्य प्रयोग किए जाएंगे वो मृदु शीतल गुण युक्त आहार होगा, मधुर तिक्त कषाय रसयुक्त आहार होगा। इसके अलावा बढ़े हुए प्रकोपित पित्त और रक्त की शांति के लिए प्रदेह, परिषेक, अवगाह और संस्पर्शन, ये चिकित्सा भी इसमें आचार्यों ने बताई है। प्रदेह, परिषेक, अवगाह मतलब कि जो शीत गुण प्रधान औषध द्रव्य है उनका काढ़ा बनाकर उसके द्वारा परिषेक, सिंचन, छिड़काव करेंगे, जिससे कि रक्तपित्त के रोगी को शांति मिलेगी। और चिकित्सा में कुछ औषधियों का हम औषधियां बताती हूँ मैं, जिनका इसमें यूज होता है, जिसमें कुछ इस तरह से द्राक्षारिष्ट, लोद्रासव, अवले यूज कर सकते हैं, खंड, कूष्मांड, अवले, बोलबद्ध रस, उसके अलावा वासरगत, शतावरी घृत, प्रबाल पिष्टि, मुक्ता पिष्टि, ये कुछ मुख्य औषधियां हैं जो हर रक्तपित्त के रोगी में हम दे सकते हैं। अगर हम उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करें तो कुछ जो रस, भस्म या पिष्टियां जो हम विशेषतः रक्तपित्त में यूज करते हैं वो है रक्त पित्तांतक रस, पित्तांतक रस, रक्त पित्त कुलकंडन रस, बोल परकटी, बोलबद्ध रस, गैरिक भस्म, स्वर्ण भस्म, शंख भस्म, चंद्रकला रस, प्रबाल भस्म, प्रबाल पिष्टि, प्रबाल पंचामृत, ये सारी जो है शीत गुण युक्त औषधियां हैं जो प्रकोपित पित्त और रक्त की शांति करती हैं। अगर हम वटी की बात करें तो एला आदि वटी, जो कि यक्ष्मा रोग में, राजयक्ष्मा में जो एला आदि वटी बताई गई है वो रक्तपित्त में भी उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अभ्रक भस्म, रस सिंदूर और लौह भस्म से युक्त कोई भी वटी का यूज कर सकते हैं। चूर्णों में लाक्षा चूर्ण, उशीर आदि चूर्ण, वासा आदि चूर्ण, तेंगु आदि चूर्ण, इन चूर्णों का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ में वासा आदि क्वाथ, पद्मक क्वाथ, पत्रांगासव, लोद्रासव, उशीरासव, घृत, वासा घृत, दुर्वाद्य घृत, शतावरी घृत, कामदेव घृत। घृतों का प्रयोग करते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो रोगी की जठराग्नि है वो ठीक होनी चाहिए, मंदाग्नि नहीं होनी चाहिए। और ये सभी जितने भी घृत हैं ये शीतल औषधियों द्वारा सिद्ध किए गए हैं, तो ये उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके अलावा वासाखंड, कूष्मांड अवले, कूष्मांड यानी पेठे का बना हुआ अवले, शर्करा आदि लौह, ये दिए जाएंगे। तो यदि हम एक व्यवस्था पत्र बनाएं तो उसमें कुछ जो चूर्णों का योग है जो आप ले सकते हैं, उसमें कामदूधा रस, लाक्षा चूर्ण, शुद्ध गैरिक, बोल परपति का कॉम्बिनेशन बना के पुड़िया दे सकते हैं। उसके अलावा एलादी बटी दे सकते हैं और तर्पण क्रियाकारी कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा पत्राघात पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।
तो ये कुछ मुख्य औषधियां हैं जो हमने रक्तपित्त के रोगी को देनी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें ध्यान रखने वाली है रक्तपित्त के बारे में वो है उसका चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा। संप्राप्ति का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि संप्राप्ति के आधार पर ही इसका चिकित्सा सिद्धांत तय किया गया है। साध्यता के आधार पर इसका चिकित्सा सिद्धांत तय किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर से कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग काय चिकित्सा की जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। और उसके अलावा जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो चरक संहिता भी आपने जरूर पढ़ना है। चरक संहिता में जो रक्तपित्त अध्याय है, अध्याय 3, उसको जरूर से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।